हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियम एंड वेलकम टू ई लर्निंग। सो डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम एनवीएस का जो 2016 में क्वेश्चन पेपर हुआ था इंग्लिश का, ठीक है, उसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ये 121 से लेकर 200 तक क्वेश्चन है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन है टोटल इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 150 तक के लिए। कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस दैट फॉलो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड इज स्पोकन बाई। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड? पोर्सिया इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोजालिंड इन एज यू लाइक इट, टिटेनिया इन अ मिड समर नाइट स्ट्रीम और मिरांडा इन द टेम्पेस्ट। सो दिस स्टेटमेंट okay has been told by Portia in Merchant of Venice. Come on the next one. Shakespeare made his first experiment in romantic comedy in. कह रहा है शेक्सपियर ने जो अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था रोमांटिक कॉमेडी में, वो कौन थी? द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द टेमिंग ऑफ श्रू, अ मिड समर नाइट स्ट्रीम। तो जो शेक्सपियर ने अपनी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रोमांटिक कॉमेडी में किया था, उसे किया था किस पे? द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। टू जेंटलमैन वेरोना जो थी, ये लिखी गई थी आपकी 1589 से लेके 1593 के बीच में मानी जाती है। ओके, और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? आपको जैसे पता है, ये लिखी गई थी शेक्सपियर के द्वारा। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 123. In his history plays, Shakespeare is the belief that survival of the state depends on. कह रहा है इसके हिस्ट्री प्लेज में शेक्सपियर को ये बिलीफ था कि सर्वाइवल ऑफ द स्टेट किस पे डिपेंड करता है? अ स्ट्रेंज मोनार्की, लॉयल्टी टू द क्राउन, द वेल्थ इट हैज़, द वेस्टनेस ऑफ द एम्पायर। सो जो बेसिकली हिस्ट्री है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है लॉयल्टी टू द क्राउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 124. विच प्ले ऑफ शेक्सपियर मैचेस करेक्टली विद द कैरेक्टर रिटन अगेंस्ट इट? कह रहा है इसे चारे प्ले लिखे गए हैं, इसमें उसके कैरेक्टर भी दिए, जो उसके अगेंस्ट कैरेक्टर था उसे आपको मैच करना है। फर्स्ट है हेनरी फोर्थ, डॉगबेरी, अ मिड समर नाइट ड्रीम, फाल्स्टाफ, मच टू अबाउट नथिंग, बॉटम, और एज यू लाइक इट, Touchstone. Which one is correct? And the correct answer is as you like it, Touchstone. Option number 4 is correct. Question number 125. What the hammer, what the chain, in what furnace by the brain? Above line occurs in blanks. ब्लैंक का मतलब इट इज़ रिटन बाय विलियम ब्लैक। ये विलियम ब्लैक की एक तरह से मास्टरपीस कही जाती है, बहुत ही अच्छी पोएम है। फिर से मैं लाइन्स पढ़ लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये किसके द्वारा लिखी गई थी। व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नेस वॉज द ब्रेन। ये लिखी गई है विलियम ब्लैक की फेमस पोएम द टाइगर से। ठीक है, टाइगर में क्या हुआ था कि टाइगर एक्सप्रेसेस द डार्क एंड डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ गॉड एंड हिज क्रिएशन। ठीक है, इसमें ये जो गॉड की क्रिएशन की बात की, जिसमें डार्क और डिस्ट्रक्टिव दोनों साइड को दिखाया गया है। एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1794। किस में पब्लिश की गई थी? 1794 में। ये विलियम ब्लैक की मास्टरपीस भी कही जाती है। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव, थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डी फॉर डियर्स, एबव लाइन ऑकर्स इन वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ली गई है? ध्यान से देखिए। टिंटन एबे, इमोर्टैलिटी ओड, डैफोडिल्स और द सॉलिटरी रिवर। सो ये जो लाइन जो दी गई है, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव, थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डी फॉर डियर्स, ये जो ली गई है, ये ली गई है इमोर्टैलिटी ओड से। ठीक है, अब कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जान लेते हैं। इमोर्टैलिटी ओड जो थी वो लिखी गई थी 1804 में, 1804 में इमोर्टैलिटी ओड लिखी गई थी। एंड पब्लिश्ड इन 1807। किस में पब्लिश की गई थी? 1807 में 2 वॉल्यूम्स में इसे पब्लिश किया गया था।
ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127। डैश इज ए स्टोरी ऑफ मर्डर एंड रिवेंज। इसमें से ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें मर्डर और रिवेंज की स्टोरी दिखाई गई है? हैमलेट, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर एंड ओथेलो। ये तो आपको पता है किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा जूलियस सीजर में। ठीक है, जूलियस सीजर जो थी वो लिखी गई थी 1599 से लेके 1600 के बीच में मानी जाती है ये। ओके, एंड पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623। ठीक है, सो ये रिटन माना जाता है 1599 से लेके 1600, और ये पब्लिश की गई थी कि जो फर्स्ट फोलियो आई थी ना 1623 में, उसमें पब्लिश की गई थी। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ द फॉलोइंग विलेनस कैरेक्टर इन शेक्सपियर, ओके, डैश इज वन हु डज नॉट फील कंफर्टेबल इन हिज विलेनी। कह रहा है कि जो विलेनियस कैरेक्टर शेक्सपियर ने लिखे हैं, ऐसा कौन सा था कि पढ़ने पे ये लगता है कि कंफर्टेबल नहीं था विलेनी कैरेक्टर के लिए? यागो, रिचार्ड थर्ड, मैकबेथ और एडमंड। विच वन इज करेक्ट? एनी गेसेस इज देयर? वो गया था आपके मैकबेथ से। ठीक है, ये उतना ये विलेनी कैरेक्टर नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। लाइव्स द रॉबिन हुड इन द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन। डैश लाइव्स लाइक रॉबिन हुड इन द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन। विच वन इज करेक्ट? ड्यूक फ्रेडरिक, ड्यूक सीनियर, ऑरलैंडो और चार्ल्स। सो ये दो करेक्ट था। ड्यूक फ्रेडरिक लाइव्स लाइक रॉबिन हुड इन द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 130। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 130। ट्रुथ ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी 2019 का भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, 2014 का भी क्वेश्चन उठा लीजिए, ये जरूर पूछा गया आपसे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। दिस सेलिब्रेटेड लाइन अकर्स इन किड्स। ये कह रहा है कि ये जॉन किड्स के किस पोएम से ली गई है या किस ओड से ली गई? ओड टू साइकी, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड टू नाइटिंगेल और ओड ऑन ए ग्रेशियस सन। सो ये ली गई है जॉन किड्स की ओड ऑन अ ग्रेशियस सन से। ठीक है, ओड ऑन अ ग्रेशियस सन इज रिटन बाय द इंग्लिश रोमांटिक पोएट। कौन थे? जॉन किड्स। ये रोमांटिक पोएट कहे जाते हैं। और ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी मई 1819 में। ये याद रखिएगा कि ये लिखी गई थी 1819 में। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131। आई एम द मोनार्क ऑफ। ये कह रहा है कि आई एम द मोनार्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस कंप्लीट द एबव लाइन। अब इसकी लाइन को आगे आपको कंप्लीट करना है। द सन एंड स्टार्स, ऑल बिफोर मी, ऑल आई सर्वे, लैंड ऑन सी। सो द करेक्ट आंसर इज, वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑल आई सर्वे। क्वेश्चन नंबर 132। सा इन सम ऑफ हिज प्लेस वॉज इंस्पायर्ड बाय डैश फिलोसफी ऑफ लाइफ फॉर्स। कह रहे जो साथ है कुछ प्लेस से इंस्पायर्ड थे, वो कौन सा प्ले था कि जिसमें लाइफ फोर्स ली गई थी? कार्ल मार्क्स, रोजियर, बैक्सन और वोल्टेयर। वो ली गई थी आपकी ऑप्शन नंबर थर्ड, बैक्सन से। 133। इन ब्राउनिंग्स पोयम एंड्रिया डेल स्टेरियो डैश इज द प्रोटागोनिस्ट वाइफ। ये प्रोटागोनिस्ट वाइफ है किसकी? लुक्रेजिया की, ओलिविया की, एमिलिया की या पॉलिना? कौन है ये? ये हैं लुक्रेजिया। 134। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी वॉज यूज्ड बाय। कह रहा है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी जो थी वो टर्म किसके द्वारा यूज की गई थी? ओके, सो नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है वो यूज करी गई थी जॉन किड्स के द्वारा। ठीक है, अगर एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं नेगेटिव कैपेबिलिटी की, तो वो थी ओ टू अ नाइटिंगेल। ये बेस्ट एग्जांपल मानी जाती है नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए।
Come on the next question. Sally's most scandalous poem in the opinion of Telegraph was. कह रहा है कि पीबी सैली की जो बहुत ही स्कैंडलस पोएम था वो कौन सा था? लव्स फिलोसफी, द मास्क ऑफ एनार्की, क्वीन मैप और द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम. सो आप सबको पता है वो थी द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम. ठीक है, कम ऑन 136 पे आते हैं. W.B. Yeats lays emphasis on सेरेमनी एंड कस्टम इन हिज पोएम. W.B. Yeats जो थे वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी पोएम में लिखा है सेरेमनी के बारे में, कस्टम्स को लेके. वो कौन थी? सेलिंग टू बिजेंटियम, द टावर, अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रेन और अ प्रेयर फॉर माई डॉटर. विच वन इज करेक्ट? एनी गेसेस इज देयर? तो सेरेमनी एंड कस्टम की बात किस में की गई है? वो की गई है आपकी अ प्रेयर फॉर माई डॉटर में. Come on the next question. 137. Mary Crawford and Fanny Price. Two orphans are character in Jane Austen's की किस बुक में या किस पोएम में मैरी कॉफोर्ड एंड फैनी प्राइस ये दो मेन कैरेक्टर थे? प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा, मैन्सफील्ड पार्क और परस्यूजन. ये किस में थे? ये थे आपके मैन्सफील्ड पार्क में. ये दो मेन कैरेक्टर थे. मोस्टली एग्जाम्स में कैरेक्टर भी पूछे जाते हैं कि इस नॉवेल क्या, इस प्ले का कौन सा मेन कैरेक्टर था. क्वेश्चन नंबर 138. ह्यूमन नेचर इज नॉट ब्लैक एंड वाइट बट ब्लैक एंड ग्रे. व्हाट डिस्क्राइब्ड बाय डैश इन हिज नॉवेल. किसने अपनी नॉवेल में ये डिस्क्राइब किया है कि ह्यूमन का नेचर वो काला तो नहीं है, काला या सफ़ेद नहीं है, बट ब्लैक एंड ग्रे है. ये कौन थे? थॉमस हार्डी, ग्राहम ग्रीन, हेनरी जेम्स और एच रीडर हैगर्ड. ये कौन थे? ये इन्होंने किया था ग्राहम ग्रीन ने अपने नॉवेल में ये डिस्क्राइब किया है. सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 139. साक क्वेश्चंस द अथॉरिटी ऑफ द चर्च एंड द बैनसिन. कह रहा है कि जो साथ है उन्होंने क्वेश्चंस किया था, ये जो राइटर थे इन्होंने किसके बारे में क्वेश्चन किया था? द अथॉरिटी ऑफ द चर्च एंड द बैनसिन, मैन एंड सुपरमैन, सेंट जॉन, कैंडिडा, आर्म्स एंड द मैन. सो आप सबको ये आंसर पता है उन्होंने किया था किसमें? सॉरी फॉर दैट, उन्होंने ये सेंट जॉन्स में किया था. 140. हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन इज मेंशन्ड इन डेथ ऑफ थॉमस हार्डी. थॉमस हार्डी ने किसमें ये मेंशन किया कि हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड. एक तरह से एक ओकेजनल एपिसोड है, खुशी तो है लेकिन ये एक तरह से अवसर पे ही देखी जाती इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन. लेकिन पेन में भी है खुशी, ये दिखती है ओकेजनल. द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, टेस ऑफ डी ओबरविलियंस, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड और जड द ऑब्सक्योर. ये किस में यूज किया गया है? ये लिया गया है किससे? थॉमस हार्डी के द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से. 141. Paulo Coelho celebrated work The Alchemist belongs to the category of. कह रहा है पैलो किलो का ये जो सेलिब्रेटेड वर्क द एल्केमिस्ट है किससे बिलोंग करता है? द पिकेरेस्क्यू, द एपिक ट्रेडिशन, ट्रेवलॉग और फैंटेसी क्रिएचर. ये किससे बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू द फैंटेसी लिटरेचर. 142. विच नॉवेलिस्ट करेक्टली मैचेस विद द कंट्री ही बिलोंग्स टू. अब यहाँ पे नॉवेलिस्ट लिखे गए हैं और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं. करेक्टली मैच किस कंट्री से किया गया है? गैब्रियल ग्रीकिया मार्क पेरू से बिलोंग करते हैं. पॉलो सेल्हो ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं. मैरियो वर्गस चिली से बिलोंग करते हैं. इजाबेल एलेंडी कोलंबिया से बिलोंग करती हैं. विच वन इज़ करेक्ट हियर? ये ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट. ओके, पॉलो किलो जो ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं. 143. अ स्टडी इन स्कारलेट वॉज द फर्स्ट नॉवल रिटन बाई. कह रहा है स्टडी इन स्कारलेट ये पहली नॉवल थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? 1888 में सर आर्थर कैनन डॉयल, D.H. लॉरेंस, R.L. स्टीवेंसन, W.M. टैकररी. ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी आपकी सर आर्थर कैनन डोले के द्वारा. 144. चिनाओ Achebe's Things Fall Apart was followed by a sequel.
ये सीक्वल के द्वारा फिल की, यानी सीक्वल उसकी कॉपी थी। किसकी थी? अ मैन ऑफ द पीपल, नो लॉन्गर एट ईज, वीप नॉट चाइल्ड एंड थिल्स ऑफ द सेवन्ना। ये ली गई थी नो लॉन्गर एट ईज से, ये उसकी सीक्वेंस मानी जाती है। 145 इन गैब्रियल ग्रेशिया मार्क्स 100 years of solitude, the story revolves around Macanto, a city of, ये किसकी से रिलेटेड सिटी थी? या सिटी ऑफ मिरर्स। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 146, फर्स्ट एवर इंडियन पोएट टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री इज। कह रहा है कि पहले ऐसे कौन से पोएट थे जिन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था इंग्लिश लिटरेचर में? जयंत महापात्रा, माइकल मधुसूदन दत्त, विक्रम सेठ और A.K. रामानुजन। किसे दिया गया था? वो दिया गया था जयंत महापात्रा को, फर्स्ट एवर इंडियन पोएट टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड, वो थे जयंत महापात्रा। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इज रिटन बाय। कह रहा है कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई थी? नीरज सी चौधरी, अनीता देसाई, टोरू दत्त और R.K. नारायण। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये इनकी एक तरह से मास्टरपीस ही कहें तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे इस चीज़ के लिए। वो थी आपकी द बायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन रिटन बाय नीरज सी चौधरी। 148 द लेटेस्ट नॉवेल रिटन बाय अमिताभ घोष इज। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है, तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि अमिताभ घोष की लेटेस्ट नॉवेल कौन सी है? द शैडो लाइन्स एंड द हंग्री टाइड, सी ऑफ पपीज, फ्लड ऑफ फायर और द ग्रेट डेरागमेंट। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन सी थी ये फेमस नॉवेल? एंड दिस फेमस नॉवेल इज द ग्रेट डेरागमेंट। ओके, ये डेरागमेंट थी, एक फेमस नॉवेल थी एंड आई थिंक इट वॉज पब्लिश्ड इन 1951। या इट वॉज पब्लिश्ड इन 1951। 149 ऑफ द फॉलोइंग डैश इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल ऑफ राजा राव। कह रहे ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? राजा राव के द्वारा की थी। कौन थी? कंथापुरा, द सर्पेंट एंड द रोप, द कैट एंड शेक्सपियर और द ग्रेट इंडियन वे। तो राजा राव की ये बहुत ही फेमस हुआ थी, तो जिसके लिए उनको मुझे लगता है 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। वो था द सर्पेंट एंड द रोप। ठीक है, ये राजा राव की सेकेंड नॉवेल थी। ओके, एंड इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1960 बाय जॉन मरी। किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? जॉन मरी के द्वारा। ओके, ये जॉन मरी के द्वारा 1960 में फर्स्ट पब्लिश की गई थी और 1964 में इनकी इसी कृति के लिए इनको अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया था? सम्मानित किया गया था। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डैश वॉज नॉट रिटन बाय निजिम एजकिल। क्या इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, कौन सा ऐसा पोएम है जो निजिम एजकिल के द्वारा नहीं लिखा गया है? माइनॉरिटी पोएम, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, द पेट्रॉइट और आवर सिजारिना ट्री। तो बाकी के 3 अब एबव जो पोएम देखे ना, माइनॉरिटी पोएम, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, द पेट्रॉइट, ये सब है निजिम एजकिल के द्वारा लिखा गया है। लेकिन ये जो लास्ट का पोएम आप देख रहे हैं ना, द सिजारिना ट्री, इट इज़ रिटन बाय टोरू दत्त। किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है टोरू दत्त के द्वारा। ठीक है, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1881। या 1881 में ये पब्लिश की गई थी। ये एक इंडियन राइटर थी। अब देखना ये है कि 151 से लेके 57 तक कौन सा आंसर सही है, क्योंकि ये पैसेज दिया हुआ है और पैसेज को पढ़ के आपको आंसर्स देने होते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक वीडियो हम ऐसा ही बनाएंगे कि जिसमें ये हमें देखना होगा कि पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमें है ना सही, वो पैसेज के थ्रू मिल जाते हैं, तो पैसेज भी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, रीड द पैसेज। बहुत लंबा पैसेज हो जाएगा ये, सो लेट्स सी द आंसर्स ओनली।
if you can read it. So yeah, the first question is that ये स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है. फ्लेमिंग यूज्ड मोल्डी चीज़ टू क्योर हिज पेशेंट्स. फ्लेमिंग जो थे मोल्डी चीज़ यूज़ करते थे अपनी पेशेंट की क्योरनेस के लिए, यानी उसको सही करने के लिए. बॉडी वेस्ट ऑफ कैटफिश कंटेंस एंटीबायोटिक्स. कौन सा सही है कौन सा गलत है. A is true and B is false, B is true and A is false, both A and B are true or both A and B are false. Which one is correct? Any guesses is there? So ये ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका करेक्ट है. क्या? B is true and A is false. Body waste of catfish contains antibiotics and Fleming used melody cheese to cure his patient. It is wrong. Come on the next question, 152. Study of the following statements. Ground sugar was used in South America to heal ulcers. Arab fishermen used catfish excreta to heal wounds. Catfish poison has curative properties. Which one is correct? ठीक है. सो मुझे जहाँ तक लगता है इस पैसेज के थ्रू ऑल आर करेक्ट, रॉन्ग. कोई किसी से रिलेट करता ही नहीं है. ऑल A, B and C आर फॉल्स. ओके. 153. द थीम ऑफ द पैसेज इज, ये जो पैसेज है ना उसकी थीम क्या है. हाउ फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेंसिलिन, द इफेक्टिव यूज ऑफ मोल्डी चीज, हेल्प ऑफ फोक रेमेडीज इन मॉडर्न मेडिसिन और द यूजफुलनेस ऑफ चीज. सो द करेक्ट आंसर इज द हेल्प ऑफ फोक रेमेडीज इन मॉडर्न मेडिसिन. 154. पैसेज के थ्रू आपको बताना है कि द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू इजोलेट इज. इजोलेटेड का मतलब क्या होता है? कंबाइंड, डिवाइडेड, सपोर्टेड और इंजर्ड. तो इजोलेटेड का मतलब होता है कंबाइंड. ओके. कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्लेमिंग प्रोड्यूस्ड पेंसिलिन फ्रॉम मोल्डी चीज, एक्सपेरिमेंटेड ऑन 100 of patients, used sugar powder to heal wounds or used to treat patient with folk medicines. Which one is correct? First number is correct now. Produced penicillin from moldy cheese. 56. The author mentioned that, author बताते हैं कि sugar helps bacteria to grow. Ordinary sugar kills bacteria. In high concentration sugar creates a coagulant or ground sugarcane has curative properties. According to the passage, the correct answer will be the author mentioned that ground sugarcane has curative properties. 57. The catfish excreta helps in. Catfish जो excreta किसमें help करती है? Clotting of blood, killing malign cells through squeezing, healing seasickness, producing a layer of glass. Which one is correct? ये मदद करता है आपका clotting of blood में. 158. अब यहाँ से देखते हैं हम, ये जो नेक्स्ट दिया गया है ये, दिस पैसेज इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग, सो यू कैन रीड इट. ओके. रीड द पैसेज गिवन बोलो एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स दैट फॉलोज बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. ओके, मैं पढ़ देती हूँ एक बार. सन सिटी से रिलेटेड, सन सिटी साउथ अफ्रीका, डिज्नी वर्ल्ड एंड Sentosa Islands are example of the artificial or purpose holiday resort. These tourism ghettos, as they are referred to by seashore travelers, isolated tourism from the real world and provide instead of a sanitized package of pleasures. However much they are ridiculed and avoided by those looking for a cultural experience or seeking to study local fauna, they have proved their worth to those who are environmentally concerned with the failure of the planet. Sun City, for example, was built on what had been useless scrubland but now provides a haven for endangered or exclusive wildlife. Unlike those resorts, such a beach resort which have destroyed the beauty of the area and put heavy burden on the infrastructure of coastal villages not designed for a large influence of people. These resorts were carefully planned and accommodate large number of tourists. Incorporated in the planning, this is concern for the environment and for the local inhabitants. An artificial resort can gather into one compact area the best that is the
host country has to offer artificial tax can attract bird which would not normally be seen. Trees can be planted to provide homes for animals and insects. Even species which have been wiped out in the wild could be reintroduced. Okay, so ये थोड़ा सा था लंबा, लेकिन फिर भी मैंने इसे पढ़ दिया. So let's see the question. The first question is given to you, an artificial resort. आर्टिफिशियल रिजॉर्ट क्या है? सो द पैसेज के अकॉर्डिंग एन आर्टिफिशियल रिजॉर्ट में क्या होता है? एन आर्टिफिशियल रिजॉर्ट टेक्स केयर ऑफ द इन्वायरमेंट. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 59. द स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट. सीजन ट्रेवलर्स डोंट लाइक टूरिज्म गेटोज. टूरिज्म गेटोज आर रिडिक्यूल्ड बाई ऑल. विच वन इज ट्रू? विच वन इज फॉल्स? सो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इसे बहुत लंबा नहीं खींचेंगे हम. सीजन ट्रेवलर्स डोंट लाइक टूरिज्म गेट्स, ये सही है. एंड टूरिज्म गोटीज आर रिडिक्यूल्ड बाई ऑल, ये क्या है आपका? ये आपका गलत है. सो वन इज ट्रू. 160. द फ्रेम्स वाइप्ड आउट. पैसेज के अकॉर्डिंग वाइप्ड आउट का मतलब क्या है? क्लीन्ड, कट आउट, डिस्ट्रॉयड और सेग्रीगेटेड. इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, बर्बाद कर देना, खत्म कर देना. द वर्ड इनकॉर्पोरेटेड मीन्स, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है? मर्ज्ड, प्रिपेयर्ड, सबमिटेड और प्रीक्लूड. तो इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है मर्ज करना, मर्ज्ड. टूरिज्म गेटोज provide a cultural experiments, can be enjoyed during holidays, are harmful to the environment, help us to study local animal life. Which one is correct? So can be enjoyed during holidays. Option number 2 is correct. Sun City is built on the originally uncultivated region. हाँ, तो जैसा हमने पढ़ा है उस हिसाब से तो यही सही है. Sun City is a sea of beach resort, takes the tourist to the real world, does not take care of the environment. So ये पहला ऑप्शन जो है वो आपका सुटेबल है. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 164. स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बीच रिजॉर्ट. बीच रिजॉर्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओके, दे हेल्प अस टू स्टडी लोकल फौना, कि वो लोकल फौना के बारे में हमें स्टडी कर पाते हैं हम. दे कांट कोप विथ क्राउड्स ऑफ पीपल, दे हेल्प द इकोनॉमी ऑफ द कोस्टल विलेजेस. Which one is correct according to the passage? So according to the passage, number C is there. C is true and A is false. They help us the economy of the coastal villages, ये बिल्कुल सही है. And they help us to study local fauna, ये गलत है. So option number C is correct. 164 तक हमने कर लिया. अब आते हैं हम 165 पर. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर लाइक्ड फॉर. कह रहे हैं मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस है किसके लिए लाइक किए जाते हैं? देयर एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, देयर यूज ऑफ इनएक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, बीइंग फ्री ऑफ एंजाइटी, देयर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. सो अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर लाइक्ड फॉर देयर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. 166. स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब देखिए, आप स्टडी करिए. MCQs वर यूज्ड इन एंशियंट ग्रीक एंड चाइना. MCQ टेस्ट कैन बी गिवन एंड इवेल्युएटेड एट सेवरल प्लेसेस एंड एट द सेम टाइम. अब आपको करेक्ट आंसर बताना है. विच वन इज दिस? सो ये कह रहा है कि MCQs वर यूज्ड इन चाइना, इन ग्रीक एंड, नहीं ये रॉन्ग है. ये ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी ही ट्रू है. सो इसके अकॉर्डिंग तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2. या B is true and A is false. 107. The word notion means. notion का मतलब क्या होता है? notion का मतलब आइडिया होता है. 168. An ancient Greek, the leaders, ancient Greek में leaders क्या थे? Came from wealthy families, were elected from the common people, were selected on the basis of merit, were sons of influential leader. Which one is correct? So they were selected on the basis merit, passage के according. 169. And ancient China, and leaders were elected by the masses. Only the landlords could become leaders. Officers were selected on merit, or the job of an artificial could be purchased. Which one is correct? So यहाँ correct answer है officers were selected on merit, जैसे कि आपके previous question में आपने किया था. 170. In
1943 the US Navy tested recruits for college admission, tested recruits for military training, denied opportunity to ordinary citizens, catered to the need of the entire. Which one is correct? In 1943 the US Navy tested required for college admissions. ओके कम ऑन 171 पे चलते हैं। अब देखिए ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि आपको फिल करना है। कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। ये जो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। ओके चलिए देखते हैं। वेस्ट दैट हैज़ बीन यूजफुल इज, दैट हैज़ बीन, अब दैट हैज़ बीन लगा तो जाहिर सी बात है फास्ट फॉर्म लगाएंगे हम, सो देयर कुड बी मेड। Waste that has been useful is said have been. Which one is useful is said? 72 में हम फिल करेंगे to have been। अब 73 में क्या फिल करेंगे नीचे देख लेते हैं। Recycled, recycle, recycling और recycles. Which one is correct? So have been recycled, ठीक है, have been recycled। 74 empty bottles 174 be returned। अब 74 में क्या फिर कैन बी रिटर्न, ये रिटर्न किए जा सकते हैं। आगे क्या दिखा है एंड अगेन, एंड आगे क्या किए जा सकते हैं एंड यूज्ड अगेन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अदर थिंग्स दैट कैन डैश रिसाइकल्ड आर पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल्स। सो लास्ट में क्या हम फिल कर सकते हैं? सो एक सेकेंड वेट फॉर मोमेंट, पेज चला गया उधर। सो लेट्स कम टू द पॉइंट वेयर वी वर डूइंग ऑन क्वेश्चन नंबर 174। या लास्ट में ये लाइन दिया हुआ है कि अदर थिंग्स दैट कैन, और कैन के साथ तो बी ही लगाएंगे ना, कैन बी रिसाइकल्ड आर पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल्स। सो हियर इट कुड बी बी। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 177 to 182। कंप्लीट ईच ऑफ द सेंटेंसेज गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शन दैट फॉलोज। अब इसको सेंटेंस को फिल करना है आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ। द टूरिस्ट आर वॉन्ट दैट्स not lean on the railing, against leaning on to the railing, not to leaning in the railing, not to lean on the railing। ये वांट किया गया ना, तो चेतावनी से दिया जाता है, जो हम उस तरह से हम बोल सकते हैं इसे कि डोंट लीन ऑन द रेलिंग। सोचो जब डोंट को ना हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो वो नॉट टू में कन्वर्ट होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी द टूरिस्ट आर वांट नॉट टू लीन ऑन द रेलिंग। ओके 178 He behaves as if he, ये कंडीशनल सेंटेंस है तो कंडीशनर के साथ if के साथ वर का यूज करते हैं। He behaves as if he were the master of all। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। Believe me, विश्वास करो, he and I am brothers, he and I are brothers, I and he is brothers और I and he are brothers। So ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, he and I are brothers। ये सेकेंड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 180। ओके रीच द स्कूल व्हेन द बेल रैंग, हार्डली हैड ही रीच द स्कूल व्हेन द बेल रैंग। हार्डली हैड के साथ ही व्हेन का यूज़ करते हैं। आवर सोसाइटी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम द इल्स ऑफ कास्ट सिस्टम फॉर टाइम इमोमोरियल, सिंस टाइम इमोमोरियल, सिंस टाइम्स इमोमोरियल और फ्रॉम टाइम इमोमोरियल। Which one is correct? And the correct answer is option number 4. Our society has been suffering from the ills of caste system from time immemorial, लंबे समय से। 182 When I entered the class, the teacher would have taken the roll call, had taken the roll call, has been taking the roll call, had taken the roll call। When I entered the class, जैसे मैं क्लास में पहुंचा, जब मैं क्लास में पहुंचा तो क्या हो चुका था? had taken the roll call। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब 183 से देखते हैं कि इसमें क्या करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ एन एरर इन इट, आइडेंटिफाई द पार्ट विथ
द एरर। अब आपको इस चारों को मिक्स करके एक सेंटेंस बनाना है और जिस पार्ट में एरर है उसे आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। 183 का जो क्वेश्चन है आपका, ट्रेकर्स enjoy to walk across the forest and throw small villages. Trekkers enjoy walking, so they should, which one is wrong? To walk. We together walked to the end of the garden to find out what the tree. We together walked. This one is wrong. 185. Fainting is not uncommon among old people who stand up suddenly. So fainting is not uncommon among elder people नहीं होगा. See option number 2 is error. अब आते हैं 186 पे. Okay. He described his friend as honest, a man of integrity, which of course he isn't. Which one is correct? All are correct in the last one, except the last. He describes his friend as honest, a man of integrity, which of course he isn't. It is wrong. 87. The earliest mention of Taxila as seat of learning dates back to more than 100 years. Which one is wrong and which one is correct? Any guesses is there? As seat of learning is false in that. 188. The government set off a controversy by its strong position on environmental protection. Which one is correct? All are correct except the government set off. This part has an error. Okay, directions now. Identify the underlined क्लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब ये अंडरलाइन ऑलरेडी किया हुआ है, आपको बताना है कि कौन से लाइन में कौन सा क्लॉज यूज़ किया गया है. यानी 89 से लेकर 94 तक ये क्वेश्चन हैं. आई शैल कम टू द स्कूल इवन इफ आई एम अनवेल. कह रहा है कि ये कौन सा क्लॉज यूज किया गया. आई शैल कम टू द स्कूल, मैं स्कूल को आऊँगा. इवन इफ आई एम अनवेल, चाहे मैं बीमार ही क्यों ना हो. तो ये आपको बता रहा है कि ये है आपका क्वेश्चन नंबर 89 एडवर्ब क्लॉज का. ये आपका स्टेटमेंट है एडवर्ब क्लॉज का. एडजेक्टिव रिलेटिव इज रॉन्ग हियर. कम ऑन द नेक्स्ट वन. वेट अ मोमेंट, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली. ओके. 119. ही गेव मी एवरीथिंग आई आस्क फॉर. उसने वो सब कुछ मुझे दिया जिसके लिए मैंने उसे कहा था या पूछा था. इस पे इस सेंटेंस में कौन सा क्लॉज यूज किया गया है? यानी कैसे सीधे इस सेंटेंस में आपका यूज किया गया है एडजेक्टिव एंड रिलेटिव क्लॉज. 191. सी इज हैप्पी दैट यू हैव कम. इसमें कौन सा क्लॉज है? सी इज हैप्पी दैट यू हैव कम. भाई वो खुश है क्यों? दैट यू हैव कम ये आपका नाउन क्लॉज है. 192. दिस इज नॉट अ जॉब वेयर यू विल फील अनकम्फर्टेबल. कह रहा है ये वो जॉब नहीं कि जहाँ तुम अनकम्फर्टेबल फील करोगे. प्रिंसिपल क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है. सो इसमें भी आपका एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज का यूज़ किया. प्लीज़ रीड अ शॉर्ट एंड क्विक रिविजन ऑन clauses because here you can see 5 questions have been asked in this examination. So please read once more. Tell me where you live. प्लीज़ बताओ कि तुम कहाँ रहते हो. ये कौन सा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है. तो इसमें आपका नाउन क्लॉज का यूज़ किया गया है. ओके. 194. वॉट एवर मे बी द रिजल्ट. चाहे रिजल्ट जो कुछ भी हो सकता है. आई शैल डू माई बेस्ट. मैं अपना बेस्ट करूँगी या करूँगा. प्रिंसिपल क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है. एनी केसेस इज दे वट एवर में भी है ना. सो ये आपका एडवर्ब क्लॉज है. ओके. 100 अब देखते हैं 195 से लेकर 200 क्वेश्चन का क्या इंस्ट्रक्शन लिखा है. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज चूज द ऑप्शन
विच हैज़ करेक्टली चेंज द वॉइस इन द गिवन सेंटेंसेस। ओके, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है जिसमें वॉइस सही से लिखा गया है। आई बॉट माई सन अ कार। ठीक है, तो यहाँ जैसे कहते हैं ना कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। ओके, सो ये आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, कार, इसको हम बना लेंगे सब्जेक्ट। इंडिफिनिट है, इसको हम बना देंगे परफेक्ट में। सो अ कार वॉज बॉट किसके द्वारा, मेरे द्वारा, बाय मी किसके लिए, फॉर माई सन। सो द करेक्ट आंसर इज अ कार वॉज बॉट बाय मी फॉर माई सन। 96 पे आते हैं। डू नॉट क्लोज द डोर, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ओके, इसके लिए क्या बोलेंगे, इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये कहा जाएगा द डोर शुड नॉट बी क्लोज। 197 द बुक वॉज रेड, मतलब किताब पढ़ी गई थी। ओके, अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हु रेड द बुक, I was reading the book. So the correct answer will be option number 3rd. I read the book. Do you approve of fighting? क्या fighting के लिए आप approve करते हैं? Is fighting approved of by you? Fighting is approved of by you. Was fighting approved of by you? Or fighting has not been approved of? Which one is correct? Option number 1 is correct. Is fighting approved of by you? मैंगोज टेस्ट स्वीट, क्या स्वीट टेस्ट करते हैं, मैंगोज। सो ये जब बनाते हैं ना ऐसे सेंटेंसेस को तो हम उसमें वेन का ऐड करते हैं। मैंगोज आर स्वीट व्हेन टेस्टेड। ओके, मैंगोज आर स्वीट व्हेन टेस्टेड। हु नॉक्ड एट द डोर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज कि बाई होम का यूज़ करते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो बाई होम का यूज़ करते हैं। बाई होम ऑब्जेक्ट डोर है, वो सब्जेक्ट हो जाए। बाई होम वॉज द डोर नॉक्ड एट, लास्ट ऑप्शन, बाई होम वॉज द डोर नॉक्ड। सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 200 तक पूरा 80 क्वेश्चंस का सीरीज़ कर लिया है। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आगे के आप एग्ज़ाम्स के लिए जो आपके नवंबर लास्ट में होने वाले हैं। प्लीज़ डू योर बेस्ट, try your level best, everything will be best. If you like this video, please like, subscribe and share. Keep watching In Learning. Thank you so much.